हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमएड प्रीवियस ईयर के पेपर नंबर 3 मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इस टॉपिक पर असाइनमेंट को किस तरह से तैयार करना है ये आपको बताने वाले हैं। इसके पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं चैनल पर, जिसमें आपको बताया गया है कि पेपर 1 और पेपर 2 के असाइनमेंट्स को किस तरह से तैयार करना है। चलिए देखते हैं ये जो असाइनमेंट नंबर 3 है इसको किस तरह से आप तैयार करेंगे पेपर 3 पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 1 इस तरह से टॉपिक को डाल देना है, जिसमें आपको 4 टॉपिक मिलते हैं। असाइनमेंट 1, 2, 3, 4। पहला यहाँ पर है राइटिंग अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ आर नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर। तो यहाँ पर एक कोई टॉपिक आपको प्रदान किया जाएगा, आपको उसी टॉपिक पर बनाना होता है ये असाइनमेंट। यहाँ पर मैंने जो टॉपिक लिया है डैट इज़ भारतीय आधुनिक शिक्षा। ठीक है, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन पर मैंने इस असाइनमेंट को कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे बनाया है। तो यहाँ पर जो पहले कुछ मैंने प्रिंट आउट्स लगाए हैं ये ऑनलाइन मैंने प्रिंट निकलवा कर ही लगाए हैं, जहाँ पर आपको शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों द्वारा जो ई संसाधनों का यूज़ है किस तरह से किया जाना चाहिए और किस तरह से वो करते हैं, इन सब का डेटा ब्यौरा दिया गया है। ये कुछ 8 पेज हैं जो मैंने इस तरह से प्रिंट करके इसमें लगाए हुए हैं। आप इन्हें देखकर भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो ई संसाधन है इनकी कुछ डेटास वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर दिखाना होता है, कितने % लोग यूज़ करते हैं और कितने % नहीं करते हैं। कुछ इस तरह का डेटा आपको शो करना है। इसके बाद आप जो भी यहाँ पर असाइनमेंट लगाने वाले हैं, जो भी टॉपिक लगाने वाले हैं, उसको आपको अपने अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। जैसे शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों के द्वारा ई संसाधनों का यूज़ किस तरह से किया जाता है, जो एनालिसिस आप करेंगे इस पीडीएफ को मैंने जो लगाया था उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपने शब्दों में उस चीज़ को नोट डाउन करना होगा। इसके बाद आप उद्देश्य लिखेंगे। तो इस शोध का जो उद्देश्य है वो शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार के ई संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करना है। यहाँ पर आप उद्देश्य लिख दीजिए। इसमें क्या क्या हाइपोथेसिस बनती हैं, तो यहाँ पर 3 जो हैं वो हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना बन जाएंगी, वो आपको नोट डाउन कर देनी है। टॉपिक के अकॉर्डिंग ये जो हाइपोथेसिस हैं इनके नंबर्स चेंज हो सकते हैं। इसके बाद क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप इसको करेंगे, तो उसका जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना होगा। इसके बाद आप एनालिसिस और रिजल्ट इन दोनों को यहाँ पर लिख सकते हैं। शिक्षा शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं वो किस तरह से ई संसाधनों का यूज़ करते हैं, ई संप्रेषण का यूज करते हैं, उस विषय में आपको यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर आगे लिखना है। अब निष्कर्ष जो भी है, जो भी आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट किया है, आपने जितना कुछ भी यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड किया है उसी के आधार पर आपको निष्कर्ष को लिखना होगा। क्या निष्कर्ष निकल रहा है इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखिए किसी भी असाइनमेंट का जो एंड होगा वहाँ पर आपको निष्कर्ष देना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका जो पहला असाइनमेंट है वो कंप्लीट होता है। अगला यहाँ पर जो टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 2 दैट इज़ रिव्यू ऑफ एनी डिजर्टेशन थीसिस एमएड एंड राइट आ रिपोर्ट। एक्चुअली यहाँ पर एमएड किया जा रहा है तो एमएड के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिया है डिजर्टेशन के लिए, और ये टॉपिक रिलेटेड है जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके अनुसार। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वो लिखना होगा, प्रस्तावना लिखना होगा। प्रस्तावना के बाद आप यहाँ पर स्वामी विवेकानंद और जो महात्मा बुद्ध हैं इन दोनों के जो भी शिक्षा से संबंधित शैक्षिक विचार थे उनके विषय में आप बताएंगे। तो यहाँ पर पहले आप थोड़ा सा लिख दीजिए कि जो शिक्षा है वो क्या थी, दोनों की बौद्ध शिक्षा और स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा थी वैदिक कालीन, उन सब के बारे में। स्वामी विवेकानंद शिक्षा की जिस तरह की शिक्षा के समर्थक थे उस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक पॉइंट बनाकर भी, या फिर आप पैराग्राफ जिस हिसाब से भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी संबंधित साहित्य है उसका हमें सर्वेक्षण करना है, तो उसके लिए आप ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर लिख लीजिए। अब सर्वेक्षण करने से पहले सबसे पहले हमें ज्ञान को एकत्रित करना होता है, उसके बाद ज्ञान एक दूसरे तक पहुँचाना होता है, फिर ज्ञान में वृद्धि करना होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है उसी तरह से आप इनका सर्वेक्षण लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय और उनकी जो दार्शनिक संकल्पना थी उसके विषय में।
तो उनका जो जीवन परिचय है वो भी आप इसी में समेट दीजिएगा, इसी पैराग्राफ में। और आप चाहें तो अलग से एक पैराग्राफ बनाकर उनकी जो दार्शनिक संकल्पना है उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम महात्मा बुद्ध जी के जीवन परिचय और उनकी जो दार्शनिक संकल्पना थी उसके विषय में चर्चा करेंगे कि किस तरह की उनकी फिलोसफिकल संकल्पना थी, हाइपोथेसिस थी एजुकेशन यानी शिक्षा के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप सबसे पहले उनका एक पैराग्राफ में उनका जीवन परिचय डिस्क्राइब कर दीजिए, उनका जो माता पिता, जन्म उनका कहाँ हुआ था, ये सब कुछ। इसके बाद उनकी जो दार्शनिक संकल्पना है आप उसको भी समझा दीजिएगा। और यहाँ पर अब आप करेंगे स्वामी विवेकानंद और महात्मा बुद्ध के विचारों का एक तुलनात्मक अध्ययन। तो दोनों ही शिक्षा के संबंध में क्या विचार रखते थे, इन सब का आपको यहाँ पर विवरण देना होगा। क्या क्या वो समझते थे शिक्षा के बारे में, क्या क्या उन्होंने संकल्पनाएं प्रस्तुत की, ये सब कुछ आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। इसके बाद आपको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो स्वामी जी हैं और बुद्ध हैं इनके शैक्षिक विचारों में क्या प्रासंगिकता दिखती है, जो वर्तमान संदर्भ है उसके अकॉर्डिंग आपको इनके जो विचार हैं उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन करना होगा और उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको जो निष्कर्ष है उसकी तरफ बढ़ना होगा। तो निष्कर्ष लिखने से पहले आपको थोड़ा सा इनका और बता दीजिएगा, जो भी ये बताते थे चेतन और चेतन से संबंधित, मन से संबंधित, और जड़ तत्व हुआ, मनुष्य ये सब है, प्राणहीन कण से लेकर मनुष्य तक, इन सब के बारे में आप बता दीजिएगा। अब यहाँ पर बात आती है निष्कर्ष की। तो आपको निष्कर्ष इसी जो आपने असाइनमेंट तैयार किया है, ये जो भी आपने शोध किया है इसके अकॉर्डिंग ही आपको निष्कर्ष यहाँ पर देना होगा। और इस तरह से आपका जो सेकेंड टॉपिक है इस असाइनमेंट का ये ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा थर्ड असाइनमेंट है दैट इज़ राइटिंग एन ऐसे ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। अब आपको यहाँ पर एक ऐसे लिखना है एजुकेशन, रिसर्च इन एजुकेशन के किसी भी एस्पेक्ट पर एक आपको ऐसे यहाँ पर नोट डाउन करना है। यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, हाइपोथेसिस एक बना रखी है, उस पर मैंने ये जो ऐसे है वो लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होती है और इसका स्वरूप क्या होता है इसके विषय में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए यहाँ पर। इसके बाद आपको कुछ एक दो इसके बाद आपको मैक्यूगन और कर्लिंगर इनके अकॉर्डिंग जो परिभाषाएं हैं उनको यहाँ पर लिखना है और कुछ उदाहरण भी देना है, ठीक है। अब बात करते हैं शोध समस्या और शोध प्राकल्पना में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले आप शोध समस्या और शोध प्राकल्पना इन दोनों के विषय में बता दीजिए थोड़े से शब्दों में, फिर इनके बीच में जो अंतर है फिर उसको आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अंतर आप यहाँ पर हो जाएंगे 3 पॉइंट्स में अंतर। इसके बाद आपको एक उत्तम प्राकलन की जो विशेषताएँ होती हैं, ये अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड रिसर्च हाइपोथेसिस के, वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करने हैं, ठीक है। तो उनको भी आप पॉइंट वाइज दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। लगभग 8 पॉइंट में मैंने डिस्क्राइब किया है, आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं या फिर इसमें एड ऑन भी कर सकते हैं। अब हाइपोथेसिस के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है, विभिन्न जो चर हैं उनके आधार पर, चरों के विशेष संबंध के आधार पर, विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर विभिन्न तरीक़ों से इसको विभाजित किया गया है, आप देख सकते हैं सामने और इन्हें आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें जो प्राकल्पना के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस क्या कार्य करती है, तो इसका जो मेन काम है वो आप देख लीजिए, सिद्धांतों की जांच करना, इसके विषय में आप लिख लीजिएगा अंदर इसके। फिर इसके बाद जो अगली जो कार्य होता है हाइपोथेसिस का डेट इज़ नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, ठीक है। तो जो नए सिद्धांत है उनको प्रतिपादित करती है ये हाइपोथेसिस। इसके बाद है किसी घटना का वर्णन करना, तो हाइपोथेसिस के माध्यम से हम लोग किसी घटना का अच्छा वर्णन कर सकते हैं। और इस तरह से जो हमारा थर्ड टॉपिक था डेट इज़ कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट नंबर 4 की, ये है स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको कॉलेज की ओर से कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और आपको किसी क्लास के बच्चों पर टेस्ट अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ का मैं वर्णन करूँगा। देखिए यहाँ पर मैंने जो टेस्ट लिया है वो लिया है सामान्य हिंदी का, तो अब उसी से संबंधित प्रस्तावना भी हमको लिखनी होगी। सामान्य हिंदी भाषा समझ संप्राप्ति की प्रस्तावना, यहाँ हिंदी के विषय में मैं बोल रहा हूँ, तो हिंदी के बारे में आपको कुछ बातें लिखनी होंगी। जो हिंदी विषय है वो किस तरह से हमारे भारतवर्ष ने इसको अपनाया है, कब कब इसको नेशनलाइज्ड किया गया था, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। आज़ादी के समय क्या स्थिति थी और आज़ादी के बाद क्या स्थिति, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आप सामान्य हिंदी भाषा समझ संप्राप्ति की जो आवश्यकता और महत्व है इसके विषय में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब क्यों ज़रूरी है
इसकी आवश्यकता और क्या इसका महत्व है, ये दोनों आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी भाषा समझ प्राप्ति के जो उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, एम्स आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा। तो लगभग मैंने यहाँ पर 10 पॉइंट में इन एम्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। अब आप यहाँ पर बात करेंगे सांख्यिकीय विश्लेषण की। तो ये जो विश्लेषण है ये आधार होगा किस पर, आपको यहाँ पर क्लास में बच्चों पर टेस्ट अप्लाई करना है। आप संख्या कितनी भी ले सकते हैं, पर आपको मिनिमम 5-5 कैंडिडेट्स तो लेने ही होंगे, जिसमें आपके 5 कैंडिडेट्स गर्ल्स होंगे और 5 होंगे बॉयज़। तो इस तरह से आप मिनिमम 10 ले सकते हैं और अधिकतम आप 40 से 50 जितना भी क्लास में एक बच्चे हों उतने आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मार्क्स हैं ये इसी एक टेस्ट के बेस पर लिखे हुए हैं कि 30 अंकों का मैंने प्रश्न पत्र बनाया था हिंदी का, उसमें इन बच्चों के कितने मार्क्स आए हुए हैं। गर्ल्स को मैंने ए ग्रुप में रखा है और बॉयज़ को बी ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल दिया है। फिर इसके बाद आप शोध अध्ययन की जो परिकल्पना है इसको लिख सकते हैं, ठीक। फिर आप नीचे लिखेंगे शोध अध्ययन की किस विधि का आपने प्रयोग किया है। फिर शोध अध्ययन के लिए आपने कौन कौन से जो उपकरण हैं वो प्रयोग किए हैं, और शोध अध्ययन की वैधता वैलिडिटी ये भी टेस्ट करनी होती है। इसके पश्चात आपको जो शोध अध्ययन है उसकी रिलायबिलिटी भी निकालनी होती है, और उसके लिए आप सेम इसी तरह से निकाल सकते हैं जिस तरह से मैंने यहाँ पर गणना की हुई है। देखिए, फिर इसके बाद आपको जो शोध अध्ययन के लिए सैम्पलिंग आपने किस तरह से की है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। आपने किस स्कूल या किस शहर के किस विद्यालय से किस क्लास के बच्चों को लिया है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद बात आती है सीमांकन की। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, सीमांकन करना एक लिमिट कर दिया जाता है कि ये जो सर्वेक्षण है ये शोध है केवल इन्हीं स्कूल के और इसी शहर की, मतलब एक निश्चित परिसीमा कर दी जाती है, ठीक है। उन्हीं पर बच्चों पर प्रभावी होगा, इससे आगे नहीं। फिर इसके बाद आपको अंत में निष्कर्ष देना होता है, ठीक है। टी टेस्ट के आधार पर आपको टी की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड कर लीजिएगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पर निकाली हुई है आप भी सेम उसी तरह से इसको कर सकते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो टेस्ट है आपको किस तरह से निर्माण करना होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने 10 टेस्ट लगाए हुए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक टेस्ट दिखाऊंगा क्योंकि सारे टेस्ट सेम है, केवल उनको अटैम्प्ट करने वाले बच्चे हैं वो बदल जाएंगे। तो आपको कुछ इस तरह से टेस्ट पेपर है वो तैयार करना होता है, जहाँ पर मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं। कंपलसरी नहीं है कि आपको 30 ही लेना है, आप 40 भी ले सकते हैं, आप 25 भी ले सकते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पर सूटेबल हो। तो इस तरह से आपका जो टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट आपका तैयार हो जाता है, और जितने बच्चों के ऊपर आप अप्लाई करेंगे उतनी अच्छी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आती हैं, और रिलायबिलिटी और यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप जो अपना असाइनमेंट है पेपर नंबर 3 के लिए मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ ये जो वीडियोज़ हैं ये उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो एमएड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।